गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार माली, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज की फिर से इस होने वाली ऑनलाइन क्लास में मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जो रिसेंट में अपन जो टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। किसके संदर्भ में? इनडायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में। तो आज उसके संबंध में अपन ने 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। कुछ विशेषताएं, किस तरह से लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स किया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसका तरीका बनाती है, क्या इसकी विधि होती है, वो अपन ने इससे पहले वाले 1-2 वीडियो में इसको डिस्कस किया है। उसी सीरीज़ में थोड़ा सा आगे का मैटर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो अपन देखने वाले हैं वो है कि पेट्रोल पदार्थों पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होता है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट या कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और ये सब जीएसटी काउंसिल के लिए हुए डिसीजन है। जैसे कि एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, यानी कि शराब की बिक्री अगर होती है, ये शराब एक गुड्स है, इसी तरह से पेट्रोलियम भी गुड्स है, इसी तरह से कुछ सेवाएं भी है। इनको क्या है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है और इनको ये लिखा गया है इसके जीएसटी एक्ट में कि किसी भी भावी तिथि को इन पर जीएसटी अप्लाई कर दिया जाएगा। तो भावी तिथि से इन पर जो टैक्स की जो रेट होंगी वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। जिस तरह से ये देखिए, जिस तरह से मादक शराब को माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है, उसी प्रकार से पेट्रोल पदार्थों को भी इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बोला। धारा 9(2) में स्पष्ट कर दिया गया है कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और विमानन टरबाइन ईंधन, यानी कि इसको ईटीएफ बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पर माल एवं सेवा कर भविष्य में किसी तिथि से लागू किया जाएगा, जिसे जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ये साफ साफ लिख दिया है इस एक्ट में कि आपकी जो मादक शराब है और इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, उसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपका एक तो पेट्रोल आता है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, विमानन टरबाइन ईंधन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और इन पर जीएसटी भविष्य की किसी भी तिथि को लागू किया जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार ने जीएसटी में प्रोविज़न किया है। इट मीन्स धारा 9(2) के जो प्रोविज़न हैं वो यहाँ पर लागू हो जाते हैं कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ जो इसकी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जो इसके दायरे में रखी गई है उन्हीं पर जीएसटी की दरों से कर का कलेक्शन किया जाएगा। बाकी ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो इस एक्ट के दायरे से बाहर रखे गए हैं उन पर जीएसटी न लगाकर कर की जो पहले वाली जीएसटी से पहले की जो व्यवस्था है, जो वेट वैल्यू एडेड टैक्स, उसी को उस पर लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि अधिसूचित माल या सेवा या दोनों पर विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। ये किस सिचुएशन में होगा? अधिसूचित का मतलब है कि जो शेड्यूल्ड है, यानी कि जो केंद्र सरकार ने जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बना रखी है उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर या दोनों पर विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। अब प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान का मतलब ये समझ जाइए कि रिवर्स मैकेनिज्म आ चुका है। जनरली सप्लायर जो होता है, यानी कि सप्लाई देने वाला जो होता है, सप्लाई प्राप्त करने वाला नहीं, सामान्य अवस्था में जो सप्लाई देता है वो टैक्स का भुगतान करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। कंज्यूमर से तो वो वसूल करेगा और फिर गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करेगा, ठीक है, जनरल कंडीशंस में सप्लाई देगा तो। बट कुछ सिचुएशन कैसी, जो केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर रखी है, जिनकी उसने सूची बना रखी है, अगर उन परिस्थितियों में किसी भी माल या सेवा की सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने वाला नहीं बल्कि सप्लाई जो प्राप्त कर रहा है वो टैक्स चुकाने का उत्तरदायी होगा, यानी कि वो टैक्स चुकाएगा। तो किस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है? देखिए, माल एवं सेवा कर काउंसिल की सिफारिश पर, ये इसको पढ़ें आप कि माल एवं सेवा कर की जो काउंसिल बनाई गई है जीएसटी काउंसिल,
उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन पर कर का भुगतान विपरीत प्रभार के आधार पर इसे माल अथवा सेवा अथवा दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे। ऐसे माल अथवा सेवा अथवा दोनों के संबंध में यह माना जाएगा कि ऐसा प्राप्तकर्ता व्यक्ति ही कर के भुगतान के लिए दायी है। एक बार मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस अधिनियम की धारा 298 के अनुसार विपरीत प्रभार से आज से अधिसूचित माल या सेवा दोनों के संबंध में कर का भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर होगा। आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अर्थ भी बताया है, शॉर्ट में इसको RCM बोलते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि विपरीत प्रभार के आधार पर कर का भुगतान आखिर में होता क्या है, इसका अर्थ भी आपको यहाँ पर बताया है। क्या बताया है कि धारा 298 ये कहती है कि किसी भी माल या सेवा अथवा दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का जो दायित्व होगा ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर होगा। सामान्य स्थितियों में क्या होता है कि कर के भुगतान का दायित्व जो होता है, जो सप्लाई देने वाला है यानी कि आपूर्ति करता है, उसका होता है कर के भुगतान का दायित्व। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की स्थिति में यानी कि RCM की स्थिति में जब माल या सेवा की सप्लाई दी जाएंगी तो कुछ ऐसी परिस्थितियां केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है। किसकी सिफारिश पर? GST काउंसिल की सिफारिश पर। अब ये GST काउंसिल ही डिसाइड करेगी कि कौन से माल या सेवा पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करेगा। वो अपन आगे अलग अलग सिचुएशंस पे हैं, वो कब किया जाता है वो जैसे आप बहुत ही इजी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिन पर RCM के तहत जो सप्लाई का जो प्राप्तकर्ता है वो कर का भुगतान करता है। एक दो उदाहरण अपन उसके ज़रूर डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल से हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अर्थ भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कर के भुगतान का दायित्व सप्लाई देने वाला न करके सप्लाई प्राप्तकर्ता करता है तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं अपन? RCM। और ये धारा 298 में भी आपको डिटेल में बताया गया है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये GST काउंसिल ही ऐसी माल या सेवाओं की सूची बनाएंगी, वही इसकी सिफारिश करेंगी और केंद्र सरकार उस सिफारिश के बेस पर ऐसे माल या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्तकर्ता से कर का संग्रहण करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है कि अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की दशा में विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। जैसा ऊपर आपने तीसरे पॉइंट में देखा है, ऊपर तीसरे पॉइंट में तो ये बोला है कि माल या सेवाओं की जो सूची बनाई जाएंगी, ऐसे माल या सेवाओं की सूची GST काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर लगाएंगे। पर कौन सी वस्तुएं सेवाओं की वो सूची बनाई जाएंगी? अब देखिए उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है। जब किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की दशा में विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान, यानी कि कोई अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। कौन सा? अब अनरजिस्टर्ड किसको बोलोगे आप? जो GST एक्ट के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से सप्लाई करने वाले लोग होंगे जो माल की भी सेवा दे सकते हैं अथवा सेवा की सप्लाई भी दे सकते हैं। दोनों तरह के व्यापार वो कर सकते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं GST एक्ट के तहत, उनके पास GST नंबर नहीं है और ऐसा आपूर्तिकर्ता किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को, यानी कि पंजीकृत जिसके पास GST के नंबर हैं, ऐसे व्यापारी को अगर सप्लाई देता है, मान लीजिए कि मैं अपंजीकृत व्यापारी हूँ और आप स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप पंजीकृत व्यापारी हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। पंजीकृत व्यापारी आप हो, आपके पास GST नंबर है, बट मेरे पास GST नंबर नहीं है, फिर भी मैं एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको सप्लाई दी, किसी भी तरह की वस्तु आपको बेची है, तो अब आप GST के तहत रजिस्टर्ड, आपने तो मेरे से सप्लाई प्राप्त की है और मैंने आपको सप्लाई दी है, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन में आपसे करता, आपसे जो वस्तु मैंने आपसे बेची है, आपको बेची है, उस पर मैं GST वसूल करके फिर उस GST को सरकार को जमा कराता। जनरल कंडीशन में ऐसी सिचुएशन होती है। बट चूंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ GST एक्ट के तहत, आप रजिस्टर्ड हो, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप मेरे से GST लेके, यानी कि GST जो आप पेमेंट करोगे, अब GST लोगे कैसे मेरे से आप, यानी कि आप मुझे पेमेंट करोगे,
क्योंकि मैंने आपको क्या बेचा है, माल बेचा है, तो आप मेरे को पेमेंट करोगे। तो उस पेमेंट में से जैसे मान लीजिए 1 लाख का माल बेचा है और उस 1 लाख में से आप जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 10%, 5% या 18% जो भी उस माल या सेवा पर लगता है उसकी रेट से आप मेरे से जीएसटी काट के भुगतान करोगे। जैसे मान लीजिए 18% की जीएसटी रेट है उस वस्तु पर, तो आप 1 लाख का 18% 18,000 होगा, वो पेमेंट आप अपने पास रखोगे। बाकी के 82,000 रुपये आप मेरे को भुगतान करोगे। और जो 18,000 रुपये आपने अपने पास रखे हैं वो आप सरकार के खाते में जमा कराओगे जीएसटी के रूप में, वो भी किसके तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। आई थिंक ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके क्लियर हो गया होगा पूरा। इसका वैसे तो डिटेल में बहुत सारा चैप्टर है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता अगर किसी पंजीकृत व्यापारी को सप्लाई देता है तो उस स्थिति में पंजीकृत आपूर्ति जो प्राप्त की है जिसने, वही उसका टैक्स चुकाएगा सरकार को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अगली स्लाइड है आपकी अधिसूचित सेवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कर भुगतान के संबंध में दायित्व। इस मैटर को अपन थोड़ा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए केंद्र सरकार जीएसटी की सिफारिश पर माल अथवा सेवाओं की जो सूची है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर लगाएगी। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से होगा, उसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा। एक अपंजीकृत व्यापारी अगर पंजीकृत प्राप्तकर्ता को या पंजीकृत व्यापारी को सप्लाई देता है तो उस स्थिति में टैक्स कौन चुकाएगा, ये आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में ये इतना मैटर काफ़ी है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।